तो इस सीरीज के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न। कुछ डिटेल मेरे बारे में होपफुली आपको पता हो, अगर नहीं तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी छोटे छोटे टास्क दिए रहेंगे पूरे लेक्चर के दौरान, है ना, या यूं कह लीजिए पूरे सीरीज के दौरान, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, अपनी कॉपी में मार्क कीजिए फ्रॉम 1 to 15 या फिर 1 to 20, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो स्टार्टिंग में स्पेसिफाई कर दूंगा मैं, उतने मार्क कीजिए और 3 कॉलम बनाइए। कैसे, ध्यान से समझिएगा। एक कॉपी उठाइए, उसमें इधर 3 कॉलम बना के इधर लिखिए सीरियल नंबर, इधर लीजिए लिखिए कि ऑप्शन, और तीसरा जो कॉलम होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इससे क्या होगा, मान लो पहले कॉलम में आप 1 से लेकर 15 क्वेश्चन है मान लेते हैं इस पूरे लेक्चर में, तो 1 से 15 लिख लिया। अब पहला वाला जैसे ही क्वेश्चन मैंने दिखाया तो आप वीडियो को पॉज करोगे और अपना अटेम्प्ट करोगे। आई नो कि स्टार्टिंग का लेक्चर है तो उतना अटेम्प्ट आपका नहीं होगा, लेकिन फिर भी करो जो भी आपको लगता है। कॉमन सेंस लगाओ, पेरिफेरल नॉलेज यूज करो, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे आप उसको अटेम्प्ट करो, है ना। अटेम्प्ट करके आपको लगता है अगर इसका ऑप्शन बी है और आपने देखा, उसके बाद क्या करो, वीडियो को कंटिन्यू करो, उसका एक्सप्लेनेशन देखो। अगर करेक्ट जवाब बी ही रहता है तो वहां पे टिक करो। लेकिन मान लो कोई एक रैंडम क्वेश्चन है, मान लो 5वां क्वेश्चन है ना, आपने देखा, उसको अटेम्प्ट किया और आपका आंसर ए आ रहा है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया और करेक्ट आंसर उसका बी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखोगे और उसको क्रॉस करोगे और इसको पूरी डिटेल में एनालाइज करोगे कि आपका कौन सा अप्रोच यहाँ पे गलत हुआ। क्या आपके पास दिस वन इज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, या फिर लैक ऑफ कॉमन सेंस, या फिर रेशनली आपने कॉमन सेंस को अप्लाई नहीं किया, है ना। ये आइडेंटिफाई करोगे और उस गलती को अगली बार करने से बचोगे। इससे क्या होगा, सपोज दैट आपने स्टार्टिंग के पूरे लेक्चर से मान लो कि 15 क्वेश्चन है, उसमें से आपने 10 अटेम्प्ट किया और 10 में से भी 7 जो क्वेश्चन है आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया, और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपने अटेम्प्ट तो किया बट वो गलत हो गए। तो अब इन 3 क्वेश्चन को आपको देखना है कि कैसे गलत हुए, उसमें क्या गलत था। क्या आपके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं था उसको अटेम्प्ट करने का, या फिर कॉमन सेंस भी लगाया तो गलत हो गया, या फिर जो भी टिप्स एंड ट्रिक थ्रू आउट द लेक्चर मिलेगा उसको लगाने पर भी गलत हो गया, है ना। तो उसको क्या करोगे, अगली बार के लिए ध्यान से उस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट मैंने एकदम डिटेल में समझा दिए, होपफुली सारा कुछ आपको क्लियर। अब 5वां पॉइंट ध्यान दीजिएगा। देखो, एज, अभी आप तैयारी कर रहे हो, कल को ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, देश की सेवा करोगे, तो हर कोई सिटीजन जो जिसकी लाइफ को आप डायरेक्टली इम्पेक्ट करोगे वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आप में, सो दैट आप उनकी भलाई कर पाओ, है ना। वहाँ टॉप पे पहुंच के भलाई कर पाओ, बेहतर कर पाओ, लोग अपनी जीवन को, साथ में लोगों के जीवन को भी। तो 2 सिस्टम यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, एक क्रेडिट सिस्टम और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये दोनों आपको अपने अंदर डेवलप करना है। क्या है, समझ लेते हैं। क्रेडिट सिस्टम ये बोलता है कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या कल ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करोगे, है ना, आपको क्रेडिट सिस्टम फॉलो करना है जो कहता है कंसिस्टेंट रहो किसी भी काम में, है ना, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में रहो और अटेंटिव रहो पूरी तरीके से, और ट्रांसपेरेंसी शो करो, है ना। अटेंटिव को आप अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं कि अपने आप को अकाउंटेबल ठहराओ, है ना। तो ये क्रेडिट सिस्टम बोलता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट ये बोलता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो अपना रेशनल माइंडसेट ओपन रखो और क्वेश्चन करो उस पर कि क्या इसका, जो भी आपको क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है उसके बाद उसके बारे में थिंक करो, है ना। थिंक करो, क्वेश्चन पूछो, आस्क क्वेश्चन, कम्युनिकेट करो उस इंफॉर्मेशन को, और एक ओपन माइंडसेट रखो, सो दैट अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको नहीं पता थी और सीखा कहीं से, तो उसको आप ग्रास्प कर पाओ और अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बना पाओ। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक रेशनल माइंडसेट से चलना है कहीं पे भी, चाहे कुछ मैं बताऊं या कोई आपके अदर टीचर्स बताएं या फिर दोस्तों में कोई डिस्कशन हो, हमेशा आपको एक रेशनल माइंडसेट लेकर चलना है, जो कि है साइंटिफिक टेम्परामेंट का बेसिक नींव, राइट। तो ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर, और ये सारे के सारे लेक्चर में हम फॉलो करेंगे, तो होपफुली आप ध्यान में रखना है इसको। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो बोला, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स या फिर मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। तो देखो, बोट या फिर उसके फिगर्स जो है कहाँ से मिलेंगे, एक तो सील पे मिलेंगे आपको, है ना। और सील कहाँ मिलेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार बिजनेस होता है। तो कहाँ पे होता था एंशिएंट हिस्ट्री में, मोहनजोदारो में होता था। और साथ में बोट का मॉडल या फिर फिगर जो है
वो डॉकयार्ड्स में मिलेगा, है ना। तो लोथल में आपको पता है डॉकयार्ड्स था, तो वहां से मिला। तो करेक्ट जवाब है मोहनजोदारो और लोथल। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्ले मॉडल बोट हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एक्सकेवेशन। लोथल जो है कहाँ पे है, ये दो रिवर्स के बीच में है। एक है भोगाओ रिवर और दूसरी है साबरमती रिवर, है ना। कहाँ पे, गल्फ, नियर गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात। और साथ में एक मॉडल बोट का जो है वो सील पे भी देखा जा सकता है। कहाँ पे, मोहनजोदारो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इधर है ऑफिसर, इधर है ड्यूटी, है ना। तो ऑफिसर है पहला तलार। मान लो तलार आपको नहीं पता क्या होता है, लेकिन पट्ट कोटा, पट्ट तो जमीन से रिलेटेड कुछ है ना। तो ये तो आपको पता होगा कि विलेजेस में टैक्स कलेक्शन के लिए पट्ट कोटा ऑफिसर को बोला जाता था। तो ए बी का हो गया 4। ठीक है। और सहसाधिपति, सहसाधिपति होते थे ऑफिसर ऑफ केसेस ऑफ डकैती, तो इसका हो गया 2। और बालादीप, बालादीप होते थे गार्ड ऑफ ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई क्या होता है समझते हैं। देखो, जैसे कोई एक विलेज है या फिर एरिया है, अब उसमें जब भी कोई सामान बाहर से लाता था तो उसके एंट्री पे ही एक टैक्स वसूल लिया जाता था, और उसको क्या बोलते थे, गार्ड ऑफ ऑक्ट्राई, या फिर इसको ऑक्ट्राई टैक्स बोलते हैं। होपफुली आपको बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर हो। इस प्रैक्टिस को आज भी फॉलो किया जाता है बहुत जगह। देखा होगा आपने कि जैसे कोई आप पार्क में एंटर करने वाले हो तो पार्क के गेट पे ही उसका टिकट लेना पड़ता है, राइट। तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इस तरह, या फिर आप नेचुरल किसी लैंडस्केप में जा रहे हो, वहाँ पे भी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही आपसे एक टिकट या टैक्स ले लेते हैं वहाँ पे एंटर करने का, है ना। वही वो है ऑक्ट्राई। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर। तो ये क्या बन गया, 1 हो गया। तो बचा कौन सा, तलार क्या है, ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड। 3 4 2 1 इधर है ऑप्शन बी, है ना। करेक्ट हो, जवाब हो गया 3 4 2 1। अगला है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी। मंडी कहाँ पे सब लोकेटेड है, चारों में से। तो करेक्ट जवाब है ये हमारे यूपी में लोकेटेड है। हाँ, यूपी में लोकेटेड है। और जून 2000 में क्या हुआ था, यहाँ पे पुराने खजाने मिले थे और गांव वाले हैं ना उसको लूट रहे थे, इसलिए ये ज्यादा फेमस है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ट्रेजर इज बिलीव टू हैव बीन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला जो साइट डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगला है, ऑफिशियल एग्रोनोमाई या एग्रोनोमाई टर्मिनोलॉजी है ड्यूरिंग मौर्यन एज, किससे रिलेटेड थे। तो करेक्ट जवाब है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड थे या एग्रोनोमराई। ड्यूरिंग द मौर्यन एज द ऑफिशियल नोन एज एग्रोनोमाई was related to the field of construction of road. वो रिस्पॉन्सिबल थे प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रोड्स और हाईवे विद इन द मौर्यन एम्पायर, सो दैट जो ऑफिशियल हैं वो फैसिलिटेट कर पाए ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। अगला है, इधर है हड़प्पन साइट और इधर है कौन से स्टेट में वो लाई करता है। तो देखो बालू, है ना। बालू किधर लाई करता है, हरियाणा में। है कहाँ पे है, हरियाणा में। हरियाणा के कैथल एरिया में है बालू। मांडा मान लो अभी अगर नहीं आ रहा आपको, लेकिन आपको हुलाज, हुलाज जो है हमारे यूपी में है, सहारनपुर के एरिया में। तो ये तो पता हो गया। 3 1 कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ, चौथे ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा चौथा। तो 3 2 4 1 हो गया। तो मांडा कहाँ पे है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और पादरी जो है वो है गुजरात में। गुजरात के भावनगर इलाके के आसपास है पादरी। तो चारों के चारों आपको लोकेट कर लिया। अच्छा, 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है एंशिएंट हिस्ट्री में। पहला क्या है, व्हाट, है ना। और दूसरा है किसके लिए फेमस है, वाई। और तीसरा कहाँ पे, किस स्टेट में है, वेयर। ये 3 चीजें, व्हाट, वाई, वेयर, ये 3 क्वेश्चन जो है कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो उसके लिए पता होना चाहिए आपको। जैसे बालू है, ठीक है, ये जगह है, फेमस क्यों है, क्योंकि स्मॉल आर्कियोलॉजिकल साइट है एट्रीब्यूटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहाँ पे लोकेटेड है, कैथल इन इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। मांडा की बात किया जाए जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। और पादरी क्या है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के आसपास है, में है। और ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हुलाज क्या है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। और ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल साइट है। अगला, हड़प्पन साइट इधर है और कौन से स्टेट में है, फिर से पूछा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं नहीं नहीं, ये पूछ नहीं रहा, ये बता रहा कि किस टाइप की थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी, अर्बन टाइप की थी, है ना, अर्बन सिविलाइजेशन था। तो ए का हो जाएगा 4। लेटर वैदिक पीरियड, पहले ऋग वैदिक पीरियड देखो, है ना, अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड वाले लोग क्या थे, पेस्टोरल थे, है ना, पशुपालक। दूसरा, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ,
कि एग्रेरियन हो गए, मतलब कि वो खेती बाड़ी करने लगे, तो इसका 3 हो जाएगा। और मिडिवल पीरियड, इसमें जो है लैंड लॉर्डिज्म ज्यादा आ गया, तो ये हो जाएगा 2। अभी चारों होता क्या है समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 3000 बीसी से लेकर 3000 बीसी से लेकर करीब 1500-1700 बीसी तक चला है ना, अप्रॉक्स है ये, है ना। अब उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड फिर 1500 से 1000 बीसी। लेटर वैदिक पीरियड हुआ 1000 से लेकर 600 बीसी। और उसके बाद मिडिवल पीरियड की बात करें तो होता है 6 सेंचुरी से लेकर एडी, 6 सेंचुरी एडी से लेकर 16 सेंचुरी एडी के पीरियड को मिडिवल हिस्ट्री पीरियड या मिडिवल पीरियड बोला जाता है। बात आती है कि सर 600 तक तो समझ आ गया, उसके बाद क्या हुआ? अरे भाई उसके बाद आए मौर्य, फिर गुप्ता, जिन सारा कुछ चलता रहा, कब तक? 6 सेंचुरी एडी तक। होपफुली ये सारा कुछ आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया है ना। तो वही सारी चीजें गिवन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स, और इन्होंने डिस्कवर किया प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। तो वो थे वीएस वाकांकर साहब। इन्होंने 1957 में भीमबेटका को विजिट किया और इनको पता चला कि नहीं ये तो सिमिलर है उन सारे केव्स के जो स्पेन और बाकी जगह पे मिलते हैं, राइट। तो इसलिए इनको डिस्कवरर ऑफ भीमबेटका केव्स भी कहा जाता है, किसको? वीएस वाकांगर साहब को। ओके, 1957 में, है ना, डिस्कवरर ऑफ भीमबेटका। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है, क्या है भीमबेटका? प्री हिस्टोरिक साइट है, ठीक है। उन्होंने नोटिस किया कि रॉक पेंटिंग जो है वो सिमिलर है जो मिले फ्रांस और स्पेन में। उन्होंने एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन और सर्वे कंडक्ट किया और अपनी फाइंडिंग जो है बहुत सारे जर्नल्स और बुक्स में पब्लिश किया। अगला, which among the following site provide evidence of the domestication of animal in Mesolithic period? हाँ, मेजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो एविडेंस है कहाँ से मिलता है? चारों में से। तो करेक्ट जवाब है वो मिलता है बेगोर साइड से, जो कि किधर है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, राइट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बेगोर क्या है? एक साइट है मेजोलिथिक सेटलमेंट का नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जहां पे अर्ली एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और फायर के, है ना। बेगोर क्या है? 3 कल्चरल फेज देखा इसने। पहला फेज जो है 500 से 2000 बीसी के बीच में है, जो शो करता है नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट ऑफ बेगर वेयर इंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री। ए साइट जो है ऑल्सो यील्डेड द रिमेन्स ऑफ अ डोमेस्टिक डॉग दैट शेयर्ड द हैबिटेट विद द स्टोन एज कम्युनिटी, है ना। तो डॉग जो है, रिमेन्स ऑफ डॉग जो है यहीं से मिला। कहाँ से? बेगोर से। कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट यूपी में। और फिर उसके बाद फुजलाइज्ड ह्यूमन बेबी का स्कल मिला 2001 में। नहीं, माफ कीजिएगा, फुजलाइज्ड ह्यूमन बेबी का स्कल मिला 2001 में। कहाँ से? बुम्मा यार पालियम, तमिलनाडु से मिला, है ना। और उदई है साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट। और इट हैज बीन फाउंड 1.66 लाख ईयर ओल्ड। कितना पुराना है? 1.66 लाख ईयर ओल्ड है, मेकिंग इट द सेकेंड ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल इन इंडिया। बेबी स्कल जो है उदय से जो मिला वो बिलोंग करता है होमो सेपियंस को, और मिडल प्लीस्टोसीन पीरियड का। बोरी की बात किया जाए तो एक टाउन है, पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और ये जाना जाता है अपने डिस्कवरी ऑफ सम एंशिएंट ह्यूमन आर्टिफैक्ट के लिए। रिपोर्टेड आर्टिफैक्ट फ्रॉम बोरी सजेस्ट करता है कितना पुराना? 1.4 मिलियन ईयर एगो, मतलब 1400 लाख ईयर एगो, है ना। 14 लाख ईयर एगो। क्या अगर बात करें एज की तो मिडिल प्लीस्टोसीन एज में ये भी लाई करता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा। अब बात करें होंगे यजुर्वेदा में शुक्ल भी होता है, हाँ। तो यजुर्वेद जो है ना उसको हम डिवाइड किया गया है 2 चीजों में। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण को ब्लैक यजुर्वेद भी बोला जाता है, इसको व्हाइट यजुर्वेद भी बोला जाता है, ठीक है। अब वज्रसनामी जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, और बाकी मैत्रेयानी और तैत्रियानी ये दोनों के दोनों कृष्ण यजुर्वेद के ब्रांचेज हैं। और कथक तो अलग चीज है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा मैंने आपको बता ही दिया। सबके बारे में डिटेल देखिए। वज्रसनामी या फिर वज्रसनई क्या है? एक संहिता है शुक्ल यजुर्वेद का, और एक कंटिन्यूअस टेक्स्ट है किसका? वज्रसनेहिंस का। और इसको डिवाइड किया है 40 अध्याय मतलब चैप्टर्स में, विद 303 अनुवाकाश। अनुवाका में सिर्फ सेक्शन होता है, और ये विविड डिस्क्रिप्शन देता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस का, जैसे कि दर्शन, पुरानामाज और अग्निहोत्रा, वाजपेयी, अश्वमेघ यज्ञ, ये सारा कुछ का।
वहीं पे मैत्रियानी और वो दोनों मैंने बताया कृष्ण यजुर्वेद के पार्ट हैं। ये डिवाइड है इनटू 7 प्रपार्ट्स प्रपाथंकास लाइक मेनी ऑफ द उपनिषद। मैत्रियानी उपनिषद डिस्क्राइब करता है टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन गुरु और मास्टर, मतलब मास्टर और शिष्य, है ना, गुरु और डिसाइपल्स। तैत्तिरीय उपनिषद की बात करें तो एक वैदिक एरा संस्कृत टेक्स्ट है, एम्बेडेड इन 3 चैप्टर्स ऑफ कृष्ण यजुर्वेदा। कितने चैप्टर हैं इसमें? 3। और तैत्तिरीय उपनिषद है 3 चैप्टर, 6 वल्ली, दयानंद वल्ली और भृगुवल्ली। कथा उपनिषद, लास्ट वाला कथा नहीं, कथा था, है ना। कथा उपनिषद क्या है? लेजेंडरी स्टोरी है एक छोटे से बॉय नचिकेत का, जो बेटा था किसका? वज्रवासा, है ना, से एक वज्रवासा का बेटे थे वो, और जो एम से मिले, किससे मिले? यम, डिटी ऑफ डेथ से। उसके बाद 2 ब्रांचेस है, मैंने बता ही दिया, कृष्ण और शुक्ल, है ना, उनको क्या क्या बोलते हैं वो भी सारा कुछ बता दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगला है तीर्थंकर है, और इधर यूटी स्टेट हर जगह आ रहा नहीं, वो दूसरा लिस्ट अलग है, उससे रिलेटेड है। आदिनाथ जो है वो किससे, उनका सिंबल क्या है? बुल है, बिल्कुल सही है। और पारसनाथ जो है वो स्नैक से रिलेटेड है, तो ए का 1 और सी का 3, देखो 1 3 दिखा क्या, पहले ये ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। तो मल्लीनाथ जो है वो वाटर जार से रिलेटेड है, और संभवनाथ जो है वो रिलेटेड है किससे? वो रिलेटेड है हॉर्स से। ठीक है, तो ये हो गया 1 4 3 2, करेक्ट जवाब हो गया ऑप्शन है ना। तो फैक्चुअल है बहुत, आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना। अगला है, इधर है तीर्थंकर, फिर से यहाँ पे फिर से गलत हो गया, तीर्थंकर नहीं, यहाँ पे है आर्कियोलॉजिकल या इंडस वैली साइट्स, है ना। और इधर है उसका डिस्क्रिप्शन। तो हड़प्पा में देखो सीमेंट्री R37 दो सीमेंट्री मिलती है वहाँ पे, R37 और H, तो ये सही है। लोथल जो है डॉकयार्ड था, बिल्कुल। कालीबंगन में डांसिंग गर्ल मिलती है क्या? नहीं, ये मोहनजोदारो में मिली थी। मोहनजोदारो किधर है? ऑप्शन डी में, तो इसका 3 हो जाएगा। और कालीबंगन में आपको फॉरवर्ड लैंड मिलती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। तो 1 2 4 3, किधर है 1 2 4 3? चौथे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट जवाब हो गया। देखो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बात करें हड़प्पा पे, तो मेड टू साउथ टू दी सिटाडेल 2 सीमेंट्रीज जो है मिली, क्या? R37 बिलोंगिंग टू हड़प्पन पीरियड, और H डेटिंग फ्रॉम द लेट या फिर इवन पोस्ट हड़प्पन पीरियड। दीज कंटेन्स डिफरेंट स्टाइल ऑफ बरियल्स, है ना। लोथल क्या है? पोर्ट टाउन है, किस कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में। और लोथल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पोर्ट टाउन था, अभी कहाँ पे है? गुजरात में। कालीबंगन की बात किया जाए तो वहाँ पे प्लॉगिक फील्ड देखने को मिलता है। फर्स्ट साइट ऑफ दिस नेचर इन दी, पूरी दुनिया में फर्स्ट साइट ऑफ नेचर है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। ये शो करता है ग्रेट पैटर्न ऑफ फरोज प्लेस्ड अबाउट 30 सेंटीमीटर अपार्ट रनिंग ईस्ट वेस्ट, इधर ईस्ट वेस्ट। अदर स्पेस अबाउट 190 सेंटीमीटर फ्रॉम रनिंग नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ साउथ, है ना। इधर कितना गैप था? इधर इधर गैप था 190 सेंटीमीटर, और ऐसे गैप कितना कितना था? 30 सेंटीमीटर। अगला डांसिंग गर्ल जो है वो ब्रॉन्ज स्टेचू है, क्रिएटेड ओवर 4500 ईयर्स एगो, और एक रेयर और यूनिक मास्टरपीस है, और कहाँ पे मिला था? मोहनजोदारो में, कब? 1926 में। अगला है, हमें ये पढ़ना है और बताना है, ठीक है, किसके बारे में? वैदिक देवता गॉड इंद्र के बारे में। तो वाज द गॉड ऑफ थंडर, बिल्कुल। तो इंद्रदेव को क्या बोला जाता है? गॉड ऑफ थंडर। पनिश दी सिनर्स, नहीं, ये तो यम का काम है, किसका? यम का। वाइज द गार्डियन ऑफ द मोरल ऑर्डर, नहीं, मोरल ऑर्डर के लिए वरुण देव जो है वो जिम्मेदार है, अभी कैसे समझाता हूँ। वाइज द गॉड ऑफ रेन, बिल्कुल। तो इंद्रदेव को गॉड ऑफ थंडर और गॉड ऑफ रेन बोला जाता है, तो दूसरा चौथा सही है, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। इंद्र जो है कंसिडर किए जाते हैं किंग्स ऑफ गॉड्स, और ये वन ऑफ द मेन गॉड है ऋग्वेदा पीरियड के। अर्ली रिलीजियस टेक्स्ट में इंद्र जो है बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। एक राजा के तौर पे ही लीड्स केटल लेड अगेंस्ट द दासाज या फिर दस्यूज, नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ लैंड ओवर विच हिज पीपल रेंज। और वो बारिश करवाते हैं, गॉड ऑफ थंडर कहे जाते हैं, साथ में गॉड ऑफ थंडर एंड बारिश कहे जाते हैं। वरुण जो है एक वैदिक गॉड है, जो रूलर है स्काई रिल्म के, एंड अप होल्डर ऑफ कॉस्मिक और मोरल लॉ, रीत तत्व, जिसको क्या बोलते हैं? रीत तत्व। यम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिस्पेंसन ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट ऑन सिनर्स इन हिज एबर्ड। यमपुरी, कहाँ पे? यमपुरी में जब पहुंचता है आदमी मर के, मतलब ऐसा माना जाता है, तो वहां पे उनके पाप पुण्य का हिसाब कौन रखता है? यम जी करते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज, उनको काल या फिर धर्मराज भी कहा जाता है। ही इज द हिंदू गॉड ऑफ डेथ और जस्टिस, है ना।
अगला है द नेम अघन्य मेंशन इन मेनी पैसेज ऑफ द ऋग वेदा किसको रिफर करता है। देखो अघन्य का मतलब होता था काऊ, क्या, जिसको मारना बहुत ही ज्यादा बड़ा पाप है ना। तो वेरियस पैसेज ऑफ ऋग वेदा रिफर्स काऊ एज अघन्य या फिर वन हु डज नॉट डिजर्व टू बी किल्ड, है ना, जिसको मारा नहीं जाता। द ऋग वेदा फर्दर एड्रेस द काऊ इज मदर ऑफ द रुद्राज, डॉटर ऑफ द वासुज और सिस्टर ऑफ द आदित्य एंड सेंटर ऑफ नेक्टर। और साथ में ऋग्वेदिक टर्म में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, वो भी साथ में देख लेते हैं। देखो अग्नयाध्या, क्या अग्नयाध्या इस क्या होता था, सेरेमनी विच प्रीसीडेड द पब्लिक रिचुअल्स इन वैदिक एरा। गाविस्ती की बात करें तो एक फाइट फॉर काउस था, गाविस्ती कहा जाता था। गोत्र क्या, किंगशिप यूनिट। और हिरण्यकारा क्या होते थे, गोल्ड स्मिथ होते थे। रथकार क्या होते थे, चैरियट मेथड, नाम में ही रथ है। सीरा मतलब प्लॉग होता था और सीता मतलब फरोख होता था। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। अगला है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना, ठीक है, यहाँ पे कम से कम यूनियन टेरिटरी ये वो तो नहीं आया है ना। अगला है लकुलिसा। लकुलिसा किससे कनेक्टेड है मालूम नहीं पता, लेकिन नागार्जुन तो बहुत ज्यादा फेमस है, किससे, शून्यवाद से, है ना, इम्पटीनेस से कनेक्टेड है। तो बी का 2 हो गया, बी का 2 देखो 2 ऑप्शन मिल गया हमें, ठीक है। कालीबंगा भद्रबाहु, कालीबंगा भद्रबाहु वो साला जो है आजीविका से कनेक्टेड है। और कालीबंगा भद्रबाहु, चलो रहने दो, पहले देख लेते हैं बी और डी से आंसर आ रहा है क्या, 2 और 1, बी का 2 और डी का 1, हाँ आ गया। तो आंसर हो गया 3 2 4 1, ये हो गया 3 2 4 और 1। तो कालीबंगा भद्रबाहु क्या थे, एक जैन जैन से रिलेटेड है ये। और लकुलिसा जो है वो पशुपत से रिलेटेड है, ठीक है। लकुलिसा इन 2nd सेंचुरी एडी ऑर्गेनाइज करते थे फिलोसफी, ऑर्गेनाइज किया फिलोसफी ऑफ द पशुपता सेक्ट विच इज रिकॉग्नाइज एज द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द मेजर स्कूल ऑफ सेविज्म। ये क्या है, मेजर स्कूल है सेविज्म का। वहीं पे नागार्जुन जो है वो शून्यवाद से वास्ता रखते हैं। lived around the same time as King Gautam Putra from the Satavahana kingdom. He started the Madhyamika school of Mahayana Buddhism. He also talked about something called शून्यवाद या फिर emptiness. अगला है भद्रबाहु, है ना, वो जैन से वास्ता रखते हैं। Was an important leader of the Jain community when a big famine happened in Magad. मगध में जब बहुत बड़ा अकाल पड़ा तो he went to the south with his followers while Stulbahu stayed in the Bhagalpur with his followers. कुछ people who came back from the south believe करते हैं कि that being completely naked was really important according to Mahavira's teaching. But the monks in Magad started wearing white cloth instead. तो वहां से आया श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे, वो थे जो व्हाइट क्लोथ पहनते थे, श्वेत है ना, श्वेत मतलब व्हाइट। वहीं पे दिगंबर वो थे जो नेकेड रहते थे। गोशाला कनेक्टेड है आजीविका से। मखाली गोशाला बिलीव इन दी समथिंग कॉल्ड दी आजीविका फिलॉसफी। ही वाज द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ वर्धमान महावीरा। अगला क्वेश्चन है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वेयर डिस्कवर्ड इन। तो ये डिस्कवर किया था दमदम में, कहाँ पे, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है, जहाँ पे 41 बरियर्स जो है 41 बॉडीज मिली थी। और उसमें यूनिक एक चीज था कि एक ही कब्र से 3 लोगों की बॉडी मिली, है ना, बच्चे की और 2 एडल्ट की। तो ये सारा कुछ बता ही दिया मैंने, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दमदम के बारे में एक चीज और जान लो। आल्सो नोटेबल फॉर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल बोन्स, स्पेशली दोज ऑफ केटल, शीप, गोट, डियर, पिग और फिश। दीज बोन्स इंडिकेट करते हैं मेसोलिथिक पीरियड वेयर एंगेज इन हंटिंग, फिशिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे इस पूरे लेक्चर में। होपफुली सारा लेक्चर आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। कहीं पे कोई भी डाउट क्वेरी हो तो ऑब्वियस आप पूछ सकते हो। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी को और एक्साइटिंग और मोटिवेटिंग बनाने के लिए लास्ट में हर एक लेक्चर के कुछ पंक्तियां, कोट्स, पोएम, शायरी, है ना, होगी, सो दैट आपको मोटिवेटेड रखा जा सके। तो आज के लिए दुष्यंत कुमार की है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा पूरा ही पोएम सुना दूं क्या? चलो किसी और लेक्चर में सुनाएंगे, लेकिन 2 लाइन और सुना देता हूँ, है ना। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, उल्टा हो गया, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने आग की ज्योत को जलाए रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में।